आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप। राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप की बात करें तो सिद्धांत के रूप में इसके दो भाग हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक सहभागिता हमें प्राप्त हुई है। तो सिद्धांत के आधार पर इसके दो प्रकार हैं। एक तो ये हमें प्राप्त हुई है विकास के आधार पर। किसके आधार पर प्राप्त हुई है? विकास के आधार पर। एक तो इसको हम ले सकते हैं विकास परक, और दूसरा राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक पद्धति के कारण हमें प्राप्त हुई है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भी लोगों की सहभागिता शासन में बढ़ी है। विकास परक से अभिप्राय कि पहले लोगों की भूमिका शासन में कम होती थी, तो शासन में भूमिका वर्तमान की तुलना में पहले की बात करें तो शासन में व्यक्ति की भूमिका क्या होती थी? कम। उसका कारण ये था कि पहले अपने यहाँ पर शासन पद्धति जो थी वो राजतंत्र थी, राजा का शासन होता था, और राजा के शासन में हमें अच्छे से पता है कि जनता की भूमिका शासन में कम देखने को मिलती थी। तो कुछ व्यक्ति विशेष की भूमिका ही शासन में देखने को मिलती थी। तो धीरे धीरे जब शासन पद्धति बदली तो लोगों की भूमिका शासन में बढ़ने लगी। जब राजतंत्र से लोकतंत्र आया तो लोगों की शासन में भूमिका बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विकास जैसे जैसे हमारा विकास हुआ है वैसे वैसे पहले की तुलना में हमारी सहभागिता बढ़ी है। दूसरे की अगर हम बात करें लोकतांत्रिक व्यवस्था कि इस शासन व्यवस्था को अपनाने से लोग शासन के प्रति अपने विचार रख पाए हैं, शासन से अपने आप को जोड़ पाए हैं। उसका मूल कारण देखो, लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो चुनाव को विशेष महत्व दिया जाता है, और चुनाव में हमें पता है कि जनता अपने किसका प्रयोग करती है? मतदान का। तो जनता अपने मतदान का प्रयोग करके चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शासन से अपने आप को जोड़ती है। अब जरूरी है कि जनता शासन को समर्थन भी दे सकती है। तो कई बार तो शासन को समर्थन जनता के माध्यम से दिया जाता है और कई बार शासन का विरोध जनता के माध्यम से किया जाता है। सरकार कोई अच्छा काम करती है तो हम सरकार के कार्यों को क्या देते हैं? समर्थन। और जब सरकार को गलत काम करती है तो सरकार के कार्यों का हम क्या करते हैं? विरोध। और विरोध करने के लिए हमें अच्छे से पता है कि हम रैली निकालते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये हमारे विरोध को दर्शाने के क्या हो गए? तरीके हो गए। तो इनके माध्यम से हम अपना विरोध दर्शाते हैं। तो विरोध का मतलब भी हुआ कि हम शासन से अपने आप को जोड़ते हैं, शासन में रुचि लेकर के हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और समर्थन देते हैं तो भी हम अपने आप को शासन से जोड़ करके रखते हैं। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने से चुनाव में व्यक्ति की भूमिका बढ़ती है मतदान के माध्यम से, और लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण व्यक्ति शासन को या सरकार को समर्थन भी दे सकता है, उसका विरोध भी कर सकता है। तो इन क्रियाओं के माध्यम से है ना राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है। फिर हम बात करते हैं, एक विद्वान का नाम आता है, एक विचारक का नाम आता है जिसका नाम है बेंजामिन बार्बर। बेंजामिन बार्बर। और बेंजामिन बार्बर ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने मजबूत मतलब शक्तिशाली सहभागी लोकतंत्र की कल्पना की। बेंजामिन बार्बर की बात करें तो इन्होंने सशक्त सहभागी लोकतंत्र
तो सशक्त मतलब मजबूत, सहभागी भागीदारी होनी चाहिए लोकतंत्र में। तो ऐसा लोकतंत्र हो जो मजबूत हो और जिसमें व्यक्ति की क्या हो, भूमिका ज़्यादा हो। अब इस भूमिका की बात करें तो ये सीधा सीधा बोलता है, क्या बोलता है कि बिना मध्यस्थ की भूमिका होनी चाहिए। कि लोकतंत्र में जनता के मध्य में मीडिएटर नहीं होना चाहिए, प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट भूमिका होनी चाहिए। तो बिना मध्यस्थ की जनता की किस में भूमिका होनी चाहिए? जनता की भूमिका शासन में होनी चाहिए। अब शासन में जनता की भूमिका के लिए आवश्यक है कि बिचौलिया नहीं होना चाहिए, जनता सीधी शासन में अपनी भूमिका निभाई। तो इसी को इन्होंने ज़्यादा समर्थन दिया है, इसी पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है कि एक मजबूत सहभागी लोकतंत्र होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट रूप से देखें तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक रहे हैं कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन किया है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमें पता होता है कि जनता की सीधी भूमिका होती है, मध्यस्थ कोई भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से बेंजामिन बार्बर ने सशक्त सहभागी लोकतंत्र की कल्पना की है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सहभागिता को भूमिका के आधार पर हम दो भागों में बांट देते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को किसके आधार पर? भूमिका, और भूमिका का मापदंड, भूमिका के मापदंड के आधार पर हम कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता का जो स्वरूप है उसमें व्यक्ति की भूमिका किस प्रकार से हो सकती है शासन में, उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग है उसमें हम लेते हैं सामुदायिक गतिविधि या क्रिया। सामुदायिक गतिविधि, तो सामुदायिक गतिविधियां या सामुदायिक क्रिया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक व्यक्ति के माध्यम से क्रिया नहीं की जाएगी, बल्कि व्यक्तियों का क्या होगा? समूह होगा। तो समुदाय के लोग यहाँ पर क्रिया करेंगे। समुदाय के लोग, और समुदाय के लोग क्या करेंगे? समुदाय के लोग क्रिया करेंगे, गतिविधि करेंगे, और उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य होगा सामूहिक हित। तो जब समाज के लोग मिलकर के किसी क्षेत्र में काम करेंगे तो उनका उद्देश्य क्या होगा? कि समाज के प्रत्येक वर्ग का क्या हो? हित हो, सभी का भला हो। तो सामूहिक हित के आधार पर ये समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे कौन कौन सी क्षेत्र हैं जिनमें समुदाय के लोग मिलकर के कार्य कर सकते हैं? कि मान लो पेयजल की समस्या है, पेयजल की क्या है? समस्या है। स्वच्छता वाला मुद्दा है, स्वच्छता, ठीक है। इसके साथ साथ में समाज की सुरक्षा से संबंधित कोई मुद्दे हैं, तो इनमें समुदाय के लोग हैं वो आपस में मिलकर के क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं, शासन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अब इसके लिए वो क्या करेंगे? इन समस्याओं को दूर करने के लिए समुदाय के लोग हैं वो राजनेताओं से मिलेंगे,
तो राजनेता से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके, ठीक है, अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताएंगे। अगर राजनेता उनके बताए हुए काम को नहीं करता है, बात नहीं बनती है, तो फिर वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आपको पता ही है, लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाते हैं। और लोकतांत्रिक मार्ग में समुदाय के लोग हैं, रैली निकाल सकते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इन साधनों का समुदाय के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति स्वयं समुदाय के हित के लिए, सभी लोगों की भलाई के लिए ना कार्य कर सकता है, और इसके माध्यम से उसकी शासन में क्या बढ़ती है, भूमिका बढ़ती है। तो एक तो हो गया सामुदायिक गतिविधियां। दूसरे की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाएगा सरकार व नागरिकों के मध्य क्रिया। सरकार व नागरिकों के मध्य में क्रिया, यहाँ पर तो जनता की भूमिका स्वयं के माध्यम से हो गई, और यहाँ पर सरकार के कुछ कार्य या जनता की भूमिका, उसके आधार पर भी भूमिका होगी। जैसे देखो, हमें पता है सरकार क्या बनाती है, सरकार बनाती है कानून। सरकार ने बनाया कानून। अब उस कानून का प्रभाव ये है कि अगर कानून सही नहीं बनता है तो उस कानून को लेकर के जनता क्या करती है, प्रतिक्रिया देती है। तो सरकार ने कानून बनाया और उस कानून के आधार पर जनता की क्या होती है, प्रतिक्रिया। अगर कानून में गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, तो जनता उस कानून का क्या करती है, विरोध करती है। कई बार क्या होता है, जनता स्वयं किसी कानून को बनाने के लिए सरकार से कह सकती है, तो जनता स्वयं कहती है किसको, सरकार को। किसके लिए कहती है, तो सरकार से कहा जाता है कि आप इस क्षेत्र में क्या बनाए, कानून बनाए। तो एक तरफ से सरकार के कार्यों से जनता की प्रतिक्रिया शासन में होती है, और दूसरी तरफ से जनता स्वयं सरकार से कहती है कि आप ये ऐसी इस क्षेत्र में ऐसे कानून बनाए। तो इन दोनों क्रियाओं के माध्यम से शासन में भूमिका किसकी बढ़ जाती है, जनता की भूमिका या नागरिकों की भूमिका बढ़ जाती है। तो अगर हम देखें तो दो आधार हैं जिनके आधार पर शासन में जनता की भूमिका बढ़ती है। एक तो सामुदायिक गतिविधियां हैं, सामुदायिक क्रियाएं हैं, और दूसरा है सरकार और नागरिकों के मध्य में होने वाली क्रियाएं। तो इन दोनों के माध्यम से ही शासन में जनता की भूमिका बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही।